चलिए, राज्य पुनर्आयोग की स्थापना क्यों की गई, ध्यान से समझिएगा कि एक नंबर में जो है, अरे इसको बोले थे कि एक और बनाओ, इसको एक और लिखने वाला जगह है। अच्छा देखो, ध्यान समझो कि राज्य पुनर्आयोग की स्थापना क्यों की गई। तो राज्य पुनर्आयोग की स्थापना, देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ ना, भारत जब स्वतंत्र हुआ तब अजय, जो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इसके सीमांकन के लिए जो है बहुत बड़ा जो है एक समस्या था कि भारत को कैसे सीमांकन किया जाए, अर्थात सीमा बांटा जाए राज्यों के बीच में। और इसको लेकर जो है अभी बातचीत हो ही रहा था, तब तक आंध्र प्रदेश में आ जाए तेलुगु भाषी लोग जो है आंदोलन कर दिए। और यह आंदोलन जो है देखते देखते तुरंत हिंसक आंदोलन में बदल गया। और जब यह हिंसक आंदोलन में बदल गया तो प्रधानमंत्री ने 1952 में कह दिया कि आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य होगा। तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का हो गया। तब बाकी राज्य के लोग जो है वो लोग भी भाषाई आधार पे जो है मांग के लिए संघर्ष करना स्टार्ट करिए। और अंततः सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दिया। मैंने देखो ध्यान से समझो, जब भारत आजाद हुआ तो सीमा का बंटवारा होना था ना अपने आंतरिक आंतरिक सीमा का। तो इसको लेकर जो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी जो लोग है वो लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए, आंदोलन स्टार्ट कर दिए। और जब आंदोलन स्टार्ट कर दिए तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है सरकार ने, मतलब हिंसक हो गया तो 52 में थी कर दिया, ये सब हो गया। चलो हम यहीं पे लिख रहे हैं, एक नंबर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग, आयोग चलो अब ध्यान से समझे में कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है लिखिएगा कि यह स्वतंत्रता के बाद जो है स्वतंत्रता के बाद बाद हुआ हुआ और 1952 में जो है 1952 में इसकी आंध्र प्रदेश ने जो है आंध्र प्रदेश 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 भाषा के आधार पे जो है भाषा आधार पे, भाषा यानी तेलुगु आधार पे, तेलुगु तेलुगु आधार पे जो है आधार पे सीमांकन मांगा। कौन सी बना, सीमांकन, सीमांकन सीमांकन किया, मतलब मांगा, मांग रखा। और 1953 में जो है 1953 में जो है यह कौन सी हो गया, इसे लागू कर दिया गया, लागू हो गया 1953 में। कौन सी, राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन पुनर्गठन लागू हुआ, लागू हो गया, बस हो गया। अब देखिए जितना बात बोले उसको लिखना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए समझो सब। राज्य पुनर्गठन आयोग कैसे हुआ, तो लिखिएगा स्वतंत्रता के बाद हुआ। यह स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन सीमांकन का काम, यह बहुत समस्या था, एक बड़ी समस्या थी। और इससे अभी बात विचार हो ही रहा था इस पर, तब तक आंध्र प्रदेश में 1952 में तेलुगु भाषी लोगों ने आंध्र प्रदेश की मांग को रखा और यह आंदोलन हिंसक हो गया, इसमें कई लोगों का जान भी चल गया। अंततः सरकार ने 1952 में आंध्र प्रदेश की स्थापना की घोषणा कर दी। अब जब उसकी घोषणा हो गई तो सभी जगह मांगे स्टार्ट हो गया। अब जब सभी जगह मांगे स्टार्ट हो गया तो फिर 1953 में इसके राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया गया, बस हो गया, इसे समझो। नियति से साक्षात्कार भाषण कब दिया गया, तो नियति से साक्षात्कार भाषण जो है कब दिया गया बताओ सब। नियति से साक्षात्कार भाषण जो है, हाँ, नेहरू द्वारा 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में दिया गया था। और यह 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान भाषण में से एक था, एक है। और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालिक जो उस समय का जो सत्र था उस समय खड़ा होकर भारत के बारे में बहुत कुछ बताए, कहे कि भारत के विकासशीलता माने विकास पहले से ही उषा काल से ही शुरुआत हो चुका है और भारत एक दुर्भाग्यपूर्ण जीवन को समाप्त किया, अब फिर से एक नई खोज को चालू करेगा। यानी जब हम लोग को आजादी जब मिला तो आजादी से पहले 200-300 वर्ष जो हम लोग गुलाम थे वो धीरे धीरे तो खत्म हो गया, तो दुर्भाग्यपूर्ण जीवन हम लोग का समाप्त हुआ, अब अच्छा जीवन की फिर से शुरुआत होगी। और भारत के खोज स्थिर नहीं रखना है, इसे और विकसित करना है, गरीबी मिटाना है, न्याय देना है, सभी को अधिकार देना है। नेहरू जी इस प्रकार का भाषण दिए, भारतीयों को एक करने के लिए, जुट करने के लिए यह बेहतरीन रहा ना, समझा। चलो अब इसी को लिखिएगा कि नियति से साक्षात्कार भाषण क्या है। नियति से, आज सरिया देना सर्विस लिखने में दिक्कत हो रहा है, तक साक्षात्कार
कार भाषण तो अभी तो उसमें सेट होगा ना। हाँ, उसमें खाली इस तरह कर देना, एक और कम से कम एथी रखना। नियति से साक्षात्कार भाषण लिखिएगा 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में नेहरू द्वारा दिया गया। नेहरू, पंडित नेहरू द्वारा, पंडित नेहरू नेहरू जी द्वारा दिया गया। कौन सी दिया गया। और यह जो है ध्यान से समझिएगा, इसमें भारत के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ मतलब उपाय बताए गए। भारत के जो है, भारत के उज्जवल उज्जवल भविष्य 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 के लिए उपाय उपाय सुझाए गए सुझाए गए। मतलब है कि भारत कैसा होगा, वो भारत के प्रधानमंत्री ना बनने वाले थे, तो वो भारत का नेतृत्व कर रहे थे। और वो बोले कि अब का जो भारत होगा पीछे के भारत से बहुत सुंदर होगा, यहाँ सभी को न्याय मिलेगा, सभी को अधिकार मिलेगा, सभी को जो है काम करने अवसर की प्राप्ति होगी। इसको लेकर नेहरू जी ने बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए, बहुत अच्छे अच्छे बात को कहे। इसी भाषण को जो है नियति के साक्षात्कार कहा गया। इसी 14 अगस्त, पाकिस्तान को आजादी 14 अगस्त को ही मनता है। कैसे कि मध्य रात्रि उस सबको बड़ी हड़बड़ी था, राते की आजादी मना लिया। चलो, द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है, तो लिखिएगा कि हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग राष्ट्र का सिद्धांत द्विराष्ट्र सिद्धांत कहलाता है। मतलब न समझे, हिंदू, देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है इस ससुरा मोहम्मद अली जिन्ना ने मांगा था, दिया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है यह किसका देन है, मोहम्मद अली जिन्ना का। और जिन्ना जो है ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से कभी एक नहीं हो सकता है। इसीलिए भारत जो है, मतलब उस समय जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान और इंडिया जो है यह दो भागों में बट गया, ये दो राष्ट्र सिद्धांत के तहत ही हुआ। और इसके सबसे प्रमुख जो है मोहम्मद अली जिन्ना था, क्योंकि दो राष्ट्र सिद्धांत का मांगे वही किया था। उसका मानना था कि हिंदुस्तान, यदि हिंदुस्तान में सभी मुस्लिम लोग रह जाए तो यहाँ हिंदू की बहुलता है, यहाँ मुस्लिम की कोई कदर नहीं होगी, मुस्लिमों पे शोषण होगा। वह मुस्लिमों का एक मतलब जो है, मतलब बहुत बड़ा हृदय वाला, मतलब जो है एक व्यक्ति बनना चाहता था जिन्ना कि मुस्लिम के लिए। और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की मांग किया, और पाकिस्तान की मांग के आधार पे पाकिस्तान का मांग हो ही गया ना। लिखिएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत सिद्धांत द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है कि इसको कहिएगा, कौन सी कहिएगा, कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। लिखिएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत, ये अपना लिखते रहिएगा सब अपना से, सिद्धांत जिन्ना ने दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, जिन्ना ने दिया। और यह था कि हिंदू और मुस्लिम देश की मांग, हिंदू और जो है हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम के लिए लिए अलग अलग देश, अलग अलग देश। और ध्यान से समझिएगा कि हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग देश हो, ये मोहम्मद अली जिन्ना का सिद्धांत था। इसके विरोध में एक मुस्लिम नेता थे, खान अब्दुल गफर खां, यह इसके विरोध में थे, वह नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, भारत एक ही है और एक ही रहेगा, ऐसा किनका मानना था, खान अब्दुल गफर खां। वह भारत के बंटवारा के लिए सहमत नहीं थे, लेकिन इस ससुरा चंडाल था मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत जिद्दी था। और हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग देश हो, और इसी में जो है इंडिया और पाकिस्तान की बंटवारा हुआ, इंडिया एवं पाकिस्तान की बंटवारा हुआ, बंटवारा हुआ, बंटवारा हुआ। मतलब इसी के आगे बढ़ाते हुए जो है, इसमें बहुत सारा तथ्य बोले, देखो जितना बोल रहे हैं उतना नहीं लिख पाते हैं, तो इसलिए वो सब बात पे ध्यान दो, अपने से लिखेगा बहुत सुंदर लिखेगा। चलो, हरित क्रांति के किन्हीं दो सकारात्मक प्रभाव को बताया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग देश होना, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकता। हिंदू और मुस्लिम में धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताएं हैं, और इस असमानताओं के आधार पे वह कभी एक नहीं हो सकता। मोहम्मद अली जिन्ना के तहत बोला जा रहा है, और इसलिए अलग मांग किया गया, हो गया, काम खत्म हो गया। अब देखो हरित क्रांति क्या है। देखो हरित क्रांति के कौन सी पूछ रहा है, हरित क्रांति के दो सकारात्मक प्रभाव। तो देखिए दो सकारात्मक प्रभाव इससे क्या हुआ कि हरित क्रांति का मतलब है कि उत्पादन से संबंधित कृषि कार्य में जो है सुधार, कृषि कार्य में सुधार के नाम मतलब कृषि कार्य में सुधार के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति हुआ, जिसे हरित क्रांति कहा गया। और इस हरित क्रांति के लाभ यह हुआ कि उत्पादन क्षमता बढ़ा, अच्छे किस्म के बीजों की उपलब्धता हुई, वैज्ञानिक ढंग से कृषि को बढ़ावा मिला। इसके कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है कृषि के काफी जो है अच्छे पैदावार दिखे, मतलब कृषि के लिए बहुत अच्छे फायदामंद हुए। अरे आज भी खेती के मामला में कहेगा ना, तब पंजाब और हरियाणा बहुत आगे है इंडिया में, वहां बहुत अच्छा कृषि होता है। मध्य प्रदेश में भी कृषि होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पंजाब नामी है ना। तो लिखिएगा हरित क्रांति के दो लाभ, हरित क्रांति क्रांति के दो लाभ है। लिखिएगा कौन कौन सी, एक में बोलो। हाँ लिखिएगा, उत्पादन, उत्पादन में, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। अच्छे किस्म के, अच्छे किस्म के बीज, बीज आया। और हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा पंजाब में लिखिएगा, हरियाणा, हरियाणा पंजाब, पंजाब एवं पश्चिम यूपी में, यूपी में कृषि में वृद्धि हुआ, बेहतर वृद्धि हुआ। और इसको लिखिएगा अमीर किसानों को जो है, मतलब जमींदार किसानों को बहुत फायदा हुआ, जमींदार किसानों को, जमींदार किसान को जो है फायदा हुआ, फायदा हुआ। बस ऐसा ही रहने दो ना। अब आर्थिक लाभ भी हुआ, आर्थिक के लाभ है, लाभ भी हुआ। बस कुछ भी दुगो लिख लो। अरे नहीं समझा, देखो एक बार कहा है कि भारत में एक बार गेहूं का कमी हो गया था अमेरिका से गेहूं मांगा गया था, उस समय अमेरिका में बहुत ज्यादा गेहूं होता है, तो मांगा गया था। तो अमेरिका ने कहा कि हम भारत को गेहूं नहीं देंगे, समुद्र में जाके ढहा दिया, लेकिन भारत को गेहूं नहीं दिया। लेकिन हरित क्रांति के तहत जो है बहुत ज्यादा आज उत्पादन होता है, आज जितना उत्पादन होता है ना दूसरे देश में भेजना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा है। चलो चलो, विकास के दो मंडल, अरे काय फंसता है। उदारवादी पूंजीवाद और समाजवादी मंडल। लिखिएगा विकास के दो मंडल, विकास के दो मंडल। एक लिखिएगा उदारवादी पूंजीवाद, पूंजीवाद मंडल, मंडल। और एगो समाजवादी मंडल, मंडल। इसमें जो है, इसमें जो है व्यापारिक क्षेत्र में सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है। इसमें जो है व्यापार में, व्यापारिक के क्षेत्र में सरकार जो है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, हस्तक्षेप नहीं होता, नहीं होता। इसमें जो है व्यापारिक के क्षेत्र में हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप है। लिखिएगा ध्यान से समझिए, अभी कहां से आया विकासवादी मंडल। जब भारत आजाद हुआ तो भारत से के देखो, जब मान लो कि कोई बच्चा हुआ तो उसको हर चीज पर ध्यान देना होता है, कैसे सीखे, कब चले, कब बोले, कब कैसे करेंगे, अगला भविष्य कैसा होगा। तो समझो भारत आजाद हो रहा है तो अभी नया है, अब इसको राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको बेहतर कैसे किया जाए। तो भारत के लिए जैसे यह एक समस्या था कि राज्य पुनर्गठन कैसे किया जाए, सीमांकन कैसे किया जाए, उसी प्रकार यह भी समस्या था
कि भारत अब किस सिद्धांत को लेकर जो है आगे बढ़े, पूंजीवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का मतलब होता है कि पैसा है तो सब कुछ है। समाजवादी विचारधारा का मतलब है कि पैसा है तो है, लेकिन समाज के अन्य भी व्यक्ति को देखना है, अन्य भी व्यक्ति को देखना है। इसमें आगे पीछे किया जा सकता है, उसमें आगे पीछे ना, ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे आप आलू खरीद के स्टॉक कर लिए, मान लो कि तुम बहुत बड़े अमीर आदमी हो, पूरे भारत के आलू खरीद कर स्टॉक कर लिया, तो सरकार नहीं करने देगा, आप स्टॉक नहीं रख सकते। कहिएगा हम पैसा से, उससे क्या हुआ, पैसा तुम पैसा देखता है, हम पूंजीवादी है नहीं है, हम पूंजीवादी नहीं है, पैसा हम नहीं देंगे, सभी किसी को मिलना चाहिए यार। हाँ पैसा लो, थोड़ा बहुत लो, सभी को दो, ऐसे हो जाए तो बोलो तो, लेकिन अमेरिका में ऐसा बात नहीं, पैसा है तो खरीदो, नहीं पैसा है मत जाओ, हमरा आलू हम जय मर्द पे बेचे, हमरा तुमको उससे क्या करना है। उसमें बहुत ज्यादा सरकार हस्तक्षेप इस पे नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत ज्यादा। और तू कहेगा कि जय नहीं सरसों साग टमाटर वमाटर जैसे मन करे तैसे बेचे, नहीं, एक रेट फिक्स होता है। अब टमाटर है तो मान लो कि चारी ओर मान लो कि 50 रुपए बेचा रहा है, अब तुम कहो कि 5,000 रुपए बेचेंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकता है ना। चलो, तो हम यही यहीं तक रहने देते हैं, चलो 5-6 को रहने दो।